जल शरण की प्रथम अवस्था है। जल शरण यानी कि जो जल के द्वारा मृदा शरण होता है उसकी प्रथम अवस्था बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए है बौछार शरण, ऑप्शन नंबर दूसरा है परत शरण, ऑप्शन नंबर तीसरा है रील शरण और ऑप्शन नंबर चौथा है अवनालिका शरण। बताना है आपको जल शरण की प्रथम अवस्था, जल शरण की या जल द्वारा मृदा शरण की प्रथम अवस्था कौन सी होगी। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर बताना है आपको, क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं मैं, जल शरण की प्रथम अवस्था या जल द्वारा मृदा शरण की प्रथम अवस्था कौन सी होगी, ए, बी, सी या डी। देखिए क्या होगा इसका आंसर, समझना है आपको थोड़ा सा, इसमें बहुत सी चीज़ें बताऊंगा मैं आपको। देखिए अगर आपसे प्रथम अवस्था पूछता है तो प्रथम अवस्था हो जाएगी आपकी बौछार शरण। फिर आपसे दूसरी पूछता है, सॉरी प्रथम अवस्था जो होगी आपकी, वो प्रथम अवस्था क्या होगी, प्रथम अवस्था हो जाएगी आपकी बौछार शरण। आ गई बात समझ में। फिर वो आपसे पूछेगा कि कृषि के हिसाब से, यानी कि कृषि के हिसाब से सबसे अधिक हानिकारक अवस्था कौन सी है। तो कृषि के हिसाब से पूछता है तो कृषि के हिसाब से सबसे अधिक हानिकारक अवस्था कौन सी है, परत शरण। परत शरण का मतलब क्या है कि जो आपका खेत का जो सरफेस होता है, खेत का जो सरफेस होता है उसके ऊपर की जो मृदा होती है, ऊपर की जो मृदा होती है वो ऊपर की मृदा इस परत के साथ बहकर क्या हो जाती है, परत के साथ बहकर निकल जाती है, परत के साथ बहकर निकल जाती है और वो ऊपरी जो परत होती है वो ही सबसे अधिक क्या होती है, उपजाऊ होती है। क्या होती है, सबसे अधिक उपजाऊ होती है। इसलिए जब कभी भी मृदा का शरण, जल द्वारा मृदा का शरण परत के रूप में होता है, तो परत के रूप में होता है तो वो बहुत नुकसानदायक माना जाता है। बहुत नुकसानदायक इसलिए माना जाता है क्योंकि इसी परत के अंदर सारे पोषक तत्व होते हैं। इसी परत के अंदर क्या होते हैं, सारे के सारे पोषक तत्व होते हैं और वो जल के द्वारा बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और मृदा की जो उपजाऊपन है उसको क्या कर देते हैं, मृदा की उपजाऊपन को कम कर देते हैं। आ गई बात समझ में। इसीलिए कृषि की दृष्टि से सबसे हानिकारक अवस्था कौन सी है, परत शरण है, ध्यान रखना। अगर प्रथम पूछता है प्रथम अवस्था कौन सी है तो बौछार शरण है। आ गई बात समझ में। फिर वो आपसे पूछेगा, फिर वो आपसे ये पूछ सकता है कि सबसे भयानक अवस्था कौन सी। भयानक अवस्था का मतलब यहाँ पर नुकसानदायक से नहीं, भयानक अवस्था का मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा होता है। तो सबसे ज़्यादा किस में होता है, सबसे ज़्यादा होता है अवनालिका के अंदर। ठीक है, अवनालिका को किस नाम से जानते हैं, अवनालिका को गली के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर जब यह अवस्था होती है तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले क्या होता है कि जो पानी होता है वो एक छोटी सी जगह से रिसना चालू होता है। ठीक है, एक छोटी सी जगह से रिसना चालू होता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे पानी रिसना, पानी का जो रिसाव होता है वो बढ़ जाता है और धीरे धीरे वहाँ पर क्या हो जाता है, वहाँ पर बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है और इसी को अपन गली शरण के नाम से जानते हैं। इसी को अपन गली या अवनालिका शरण के नाम से जानते हैं। सबसे भयानक पूछता है जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसान होता है तो वो कौन सी है, अवनालिका है। कृषि की दृष्टि से पूछता है तो परत है, पहली पूछता है तो बौछार है। आ गई बात समझ में। बिल्कुल आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट में क्लियर करूंगा बच्चों, लेकिन बस आपको एक ही चीज़ करनी है, आपको इस क्लास को लाइक करना है। ठीक है, अगर आप ऑफलाइन देख रहे हो तो रोजाना शाम को 7 बजे इंपीरियल एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाइव क्लास चलती है, वो ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है। अगर आप अभी लाइव देख रहे हो तो इसको लाइक करिए, न्यू स्टूडेंट हो तो सब्सक्राइब करना और क्लास खत्म होने के बाद में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर जाना और बताना मुझे कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। ठीक है, मैं इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत मेहनत लगती है क्लास को बनाने में, मैटर तैयार करने में, सेलेक्टिव क्वेश्चन तैयार करने में, लेकिन आप देखते हो और निकल जाते हो, ना लाइक करते हो, ना सब्सक्राइब करते हो और ना ही कमेंट करते हो। तो बस थोड़ा सा सपोर्ट अपना भी दिखाइए, शेयर भी करिए इसको। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर इसमें से जो मैं क्वेश्चन आज लेके आया हूँ इनमें से अगर एक भी क्वेश्चन आपको काम का ना मिले ना तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब करके डिसलाइक करके जा सकते हो। लेकिन जितने भी क्वेश्चंस लाया हूँ बहुत ही खतरनाक लाया हूँ, पीछे एग्जाम में पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस लेके आता हूँ मैं, तो अपना सपोर्ट थोड़ा दिखाते रहिए। क्वेश्चन देखिए, खेत में फेरोमोन ट्रैप किस ऊंचाई पर लगाते हैं। क्वेश्चन ध्यान से समझना है। क्वेश्चन पूछा गया है कि खेत में जो फेरोमोन ट्रैप लगाते हैं वो किस ऊंचाई पर लगाते हैं। अभी मैं ये भी बताऊंगा कि फेरोमोन ट्रैप क्या होता है, कैसे लगाया जाता है, मैं सारी कुछ चीज़ें बताऊंगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर 1 है 2 मीटर, दूसरा है 4 मीटर, तीसरा है 6 मीटर और चौथा है 8 मीटर। जवाब देना है ऑप्शन नंबर A, B, C या D। फेरोमोन ट्रैप किस ऊंचाई पर लगाए जाते हैं खेत में। खेत में फेरोमोन ट्रैप किस ऊंचाई पर लगाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको फेरोमोन ट्रैप नहीं पता है वो भी मैं बता दूंगा। एक बार इसका आंसर दीजिए, जिसको इसका आंसर आता है उसका आंसर दीजिए। बहुत कम बच्चे हैं आज। देखिए
इसका आंसर क्या होगा पहले तो समझ लीजिए, फेरोमोन ट्रैप का आंसर क्या होगा। देखिए फेरोमोन ट्रैप का आंसर क्या होगा, इसका जो आंसर होगा वो होगा 2 मीटर। खेत में 2 मीटर की ऊंचाई पर फेरोमोन ट्रैप लगाए जाते हैं। अब समझिए थोड़ा फेरोमोन ट्रैप होता क्या है। देखिए फेरोमोन ट्रैप बेसिकली क्या है, एक कीट को पकड़ने की मशीन है। अपन इसको ऐसे कह सकते हैं कि कीट को पकड़ने की मशीन है या कीट को पकड़ने का एक यंत्र है। ठीक है, ये कैसे काम करता है, ये कैसे काम करता है इसको समझना है। देखिए ये क्या कैसे काम करता है, ये बेसिकली एक इस प्रकार का विशेष प्रकार का एक क्या होता है, एक पिलर होता है और उसके ऊपर क्या लगाया जाता है, इसके ऊपर एक बेसिकली एक मशीन लगी होती है, या उसको बोल सकते हैं कि एक कुछ भी एक तकनीक लगी होती है। ये क्या करता है, एक विशेष प्रकार की गंध छोड़ता है, विशेष प्रकार की गंध या एक खुशबू को छोड़ता है। जैसे ही उस खुशबू को ये छोड़ता है तो कीट आकर्षित होते हैं। क्या होते हैं, कीट आकर्षित होते हैं। और इसमें क्या होती है, इसमें जाली लगी होती है और इस जाली की तरफ आकर्षित होते हैं और इसके अंदर फंसकर क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं या मर जाते हैं। ठीक है, तो ये कीट को नियंत्रित करने की एक तकनीक है। अगर आपसे पूछ ले कि फेरोमोन ट्रैप कीट को नियंत्रित करने की कौन सी तकनीक है, तो ये भौतिक तकनीक के अंतर्गत आता है। आगे बात समझ में, ये भौतिक तकनीक के अंतर्गत आता है। आगे बात समझ में। ये अब आपसे पूछेगा वो कि जो फेरोमोन ट्रैप होता है उसकी ऊंचाई, तो फेरोमोन ट्रैप की ऊंचाई मैंने अभी आपको बताई 2 मीटर। कितनी होती है, खेत में 2 मीटर रखते हैं उसकी ऊंचाई पर। ठीक है, उसकी ऊंचाई को खेत में 2 मीटर पर लगाया जाता है। ठीक है, एक इसी का छोटा भाई होता है जिसको बोलते हैं लाइट ट्रैप। क्या बोला जाता है, लाइट ट्रैप बोला जाता है। लाइट का मतलब हल्का नहीं, लाइट का मतलब प्रकाश या प्रकाश पाश भी इसको बोला जाता है। ठीक है, प्रकाश पाश भी इसको बोला जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली क्या होता है, जो प्रकाश पाश होता है, प्रकाश पाश में क्या होता है कि इसको ये इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो भी सेम ऐसा ही होता है, लेकिन इसके ऊपर क्या लगाई जाती है, लाइट लगाई जाती है। इसके ऊपर लाइट लगाई जाती है, नीली रोशनी लगाई जाती है और पीली रोशनी लगाई जाती है। और इसके नीचे क्या भरा जाता है, इसके नीचे एक बर्तन रख दिया जाता है जिसमें कुछ कीटनाशी मिला के उसका घोल तैयार करके उसको रख दिया जाता है। फिर कीट आकर्षित होते हैं, इससे टकराते हैं, टकराने के बाद में इसमें गिरते हैं और इस घोल में डूब कर क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं। आगे बात समझ में। तो फेरोमोन ट्रैप और प्रकाश ट्रैप यानी फेरोमोन पार्ट्स या प्रकाश पार्ट्स, और ये दोनों की दोनों क्या है, सगे भाई से कह सकते हो आप या छोटे बड़े भाई कह सकते हो। दोनों एक ही काम करते हैं, दोनों ही कीट नियंत्रण की भौतिक विधि के अंतर्गत आते हैं। खेत में 2 मीटर की ऊंचाई पर फेरोमोन ट्रैप को लगाया जाता है। आ गई बात समझ में। अगला सवाल है, भारत में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की संख्या, बहुत ही थोड़ा अपडेटेड क्वेश्चन है ये। अपडेट क्यों है अभी बताऊंगा मैं आपको। भारत में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की संख्या पूछी गई है। जवाब देना है आपको। ऑप्शन नंबर 1 है आपके पास में, 1, 3, 4 या 5। ऑप्शन नंबर A, B, C या D। भारत में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की संख्या बतानी है आपको। भारत में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की संख्या बतानी है। ऑप्शन नंबर A, B, C, D। क्योंकि अभी हाल ही में अपडेट हुआ है, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने ऐड किया है और इस क्वेश्चन के आने की संभावना भी इसीलिए है क्योंकि ये हाल ही में अपडेट हुआ है। हाल ही में मतलब तुरंत इन पिछले 2-3 सालों में अपडेट हुआ है। देखिए क्या होगा इसका आंसर। जिन बच्चों ने इसका आंसर दिया है 3 बिल्कुल सही जवाब है। जिन्होंने इसका आंसर दिया है 3 बिल्कुल सही जवाब है। पहले जो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की संख्या थी वो संख्या कितनी थी, 1 थी। अब कितनी हो गई है, 3 हो गई है। ठीक है, सबसे पहला है वो कहाँ पर है, इम्फाल के अंदर है। कहाँ पर है, इम्फाल मणिपुर के अंदर है। अगर उसकी स्थापना आपसे पूछता है कि जो पहला केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय उसकी स्थापना आपसे पूछता है तो उसका आपको जवाब देना है 1993 में पहला खुला था। ठीक है, फिर उसके बाद में दूसरा कहाँ है, दूसरा जो आपका है वो दूसरा आपका खुला था समस्तीपुर बिहार के अंदर। कहाँ पर खुला था, समस्तीपुर बिहार, सॉरी दूसरा जो खुला था वो खुला था झांसी के अंदर। कहाँ पर खुला था, झांसी के अंदर खुला था। झांसी कहाँ पर है, यूपी के अंदर है और 2014 के अंदर खुला था। ठीक है, आगे बात समझ में, 2014 के अंदर खुला था। फिर तीसरा अगर वो आपसे पूछता है तो तीसरा है समस्तीपुर। समस्तीपुर कहाँ पर है, समस्तीपुर है बिहार के अंदर। ठीक है, समस्तीपुर बिहार के अंदर है और 2016 में वहाँ पर भारत का तीसरा केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय खुला था। तो ध्यान रखना, भारत में अभी तक राज्य स्तर के तो बहुत सारे हैं लेकिन केंद्रीय सिर्फ और सिर्फ कृषि विश्वविद्यालय जो है 3 है। नंबर 3 सिर्फ 3 ही है। ठीक है, जिसमें सबसे पहला आता है इम्फाल मणिपुर का, फिर दूसरा आता है आपका झांसी यूपी का और तीसरा आता है समस्तीपुर बिहार का। आ गई बात समझ में, वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट अब कंफ्यूज होने वाले हैं। क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे तो थोड़ा आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बस ध्यान से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करनी है। क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व की प्रथम क्लोन भेड़
क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विश्व की प्रथम क्लोन भेड़ का आंसर देना है आपको। विश्व की प्रथम क्लोन भेड़ कौन सी है, जवाब दीजिए। विश्व की प्रथम क्लोन भेड़ कौन सी है। ऑप्शन देखिए क्या है, ऑप्शन आपके पास में है। ऑप्शन नंबर 1 है प्रथम, ऑप्शन नंबर 2 है समरूप, तीसरा है गरिमा और चौथा है डोली। क्वेश्चन पूछा गया है विश्व की प्रथम क्लोन भैंस, क्लोन पूछा गया है, ध्यान रखना बच्चों, क्लोन पूछा गया है। ऑप्शन ए बी सी डी, क्या होगा इसका आंसर, जवाब दीजिए लाइव चैट बॉक्स में। लाइव चैट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए, क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी, ए बी सी या डी, क्या होगा इसका आंसर। क्योंकि बच्चों को कन्फ्यूज़न है इसमें, मुझे पता है बच्चों को बहुत सारा कन्फ्यूज़न है, क्योंकि वो कन्फ्यूज़न मुझे इसको क्लियर करना चाहता हूँ मैं आपका वो कन्फ्यूज़न। ठीक है, कमेंट करके बताइए। कमेंट आप थोड़ा लेट करते हो, इतना लेट कमेंट नहीं करना है, थोड़ा कमेंट जल्दी किया करें, कमेंट थोड़ा जल्दी किया करें। देखिए इसका जो आंसर है वो आंसर मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारे बच्चे हैं वो प्रथम लिख रहे होंगे या ऑप्शन नंबर ए लिख रहे होंगे, तो इसका आंसर ए नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ए नहीं होगा, इसका आंसर होगा समरूप। क्या होगा, इसका आंसर होगा समरूप। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर प्रथम आएगा इसमें, प्रथम देखिए जो प्रथम तैयार किया गया था प्रथम क्लोन तकनीक से नहीं था, वो आईवीएफ पद्धति से था। किससे था, आईवीएफ तकनीक से था, वो क्लोन तकनीक से नहीं था। क्लोन से पूछता है तो समरूप आपको जवाब देना है। अगर क्लोन से पूछता है कि दूसरी भैंस कौन सी थी, तो क्लोन से दूसरी भैंस कौन सी थी, गरिमा। पहली थी समरूप, दूसरी थी गरिमा। अगर आईवीएफ से पूछा जाता है तो आईवीएफ से प्रथम नाम का, प्रथम ही है, उसका नाम ही प्रथम है। ठीक है, तो प्रथम नाम की भैंस तैयार की गई थी। अगर आपको पूछा जाता है कि विश्व की सबसे पहली क्लोन पशु ये कौन सी थी, तो एक डोली भेड़ थी। एक भेड़ की किस्म थी, भेड़ की एक प्रजाति थी, और उसका नाम क्या रखा गया था, उसका नाम रखा गया था डोली। आ गई बात समझ में। सारे के सारे कॉन्सेप्टिव क्वेश्चन हैं, आपको इसी प्रकार के कॉन्सेप्टिव क्वेश्चंस इंपीरियल एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेंगे। अगला सवाल देखिए क्या है, देखिए क्योंकि मैं क्वेश्चंस इसी प्रकार के लाता हूं जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिल सके। अभी मैं चाहूँ तो मैं भी बता सकता हूं कि इस प्रकार से समझा सकता हूं कि हाँ एक मार्क की शुरुआत कब हुई, ए बी सी डी, क्या होगा इसका आंसर। हाँ इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1937। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ना आपके समझ में आएगा ना मुझे पढ़ाने में कोई इंटरेस्ट आएगा, इसलिए थोड़ा जब तक डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा तब तक आपके दिमाग में 4-5 क्वेश्चन घुसेंगे नहीं। इसलिए थोड़ा पेशेंस रखें और पूरी क्लास को अटेंड करें ताकि आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिले। ठीक है, अगला सवाल क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक मार्क की शुरुआत कब हुई। एक मार्क की शुरुआत कब हुई, देखिए एक मार्क की शुरुआत कब हुई। ऑप्शन नंबर 1 है 1937, बी है 1955, सी है 1966 और डी है 2004। ऑप्शन नंबर ए बी सी और डी, एक मार्क की शुरुआत कब हुई। एक मार्क की शुरुआत कब हुई, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, एक मार्क की शुरुआत। देखिए हालांकि मैंने बता दिया था इसका आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा, 1937 के अंदर एक मार्क की शुरुआत हुई थी। एक मार्क का मतलब बेसिकली होता क्या है, जितनी भी जो खाने पीने की वस्तुएं होती हैं उस पर उसकी जो गुणवत्ता है, उस गुणवत्ता का निर्धारण किसके द्वारा होता है, उस गुणवत्ता का जो निर्धारण होता है वो गुणवत्ता का निर्धारण एक मार्क के द्वारा होता है। एक मार्क का मतलब होता है, इसको शॉर्ट में एक मार्क बोला गया है, बाकी ये इसको फुल फॉर्म अगर बोलेंगे तो एग्रीकल्चर मार्क भी इसको बोल सकते हैं। ये गुणवत्ता का, खाने पीने की जो वस्तुएं होती हैं उस पर गुणवत्ता का नियंत्रण करता है। आगे बात समझ में, एक विशेष प्रकार का ऐसा डॉट बना आता है, आपने देखा होगा जो पैकेट वाली वस्तुएं होती हैं उस पर इस प्रकार का एक डॉट बना आता है। ठीक है, उसी से संबंधित है ये। अब देखिए फिर 1955 में क्या आया, 1955 में क्या आया, 1955 में आया FPO। FPO का मतलब क्या होता है, F का मतलब होता है फूड, P का मतलब होता है प्रोडक्ट और O का मतलब क्या होता है ऑर्डर। फूड प्रोडक्ट ऑर्डर का मतलब क्या था, ये भी लगभग सेम ही काम कर रहा था, थोड़ा अलग कर रहा था। ये भी जो एग्रीकल्चर के जितने भी उत्पाद हैं, जैसे आपका कृषि से जितने भी खाने पीने की जो वस्तुएं बन रही हैं, उन खाने पीने की वस्तुओं को नियंत्रित करने का, गुणवत्ता को नियंत्रित करने का, और इसी प्रकार का कार्य कौन कर रहा था, इसी प्रकार का कार्य कर रहा था आपका FPO, जिसकी शुरुआत कब हुई थी, 1955 में हुई थी, और एक मार्क की कब हुई थी, 1937 में हुई थी। ठीक है, फिर थोड़ा और दूसरे भी बता देता हूँ। 1966 में क्या हुआ था, 1966 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। ठीक है, आगे बात समझ में। फिर 2004 में क्या हुआ था, 2004 में राष्ट्रीय बम्बू मिशन, कौन सा, राष्ट्रीय बम्बू मिशन, राष्ट्रीय बम्बू मिशन, बम्बू यानी कि बांस, तो राष्ट्रीय बांस मिशन की स्थापना कब हुई, या राष्ट्रीय बांस मिशन की शुरुआत कब हुई, सन 2004 में। ये प्रश्न पीछे अभी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था, राष्ट्रीय बांस मिशन की शुरुआत कब हुई, तो 2004 में। आ गई बात समझ में। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है
हाँ, ये भी सवाल बार बार पूछा जाता है। राजस्थान में केवीके की वर्तमान संख्या, क्योंकि वर्तमान में अब कितने हैं, वर्तमान में बताना है आपको कितने हैं। सन 2019-20 के डाटा के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, सन 2020 के डाटा के हिसाब से मैं बात करता हूँ। राजस्थान में वर्तमान में केवीके की संख्या, ऑप्शन नंबर 1 है 44, ऑप्शन नंबर बी है 86, सी है 290 और डी है 721। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। राजस्थान में केवीके की वर्तमान में संख्या, राजस्थान में केवीके की वर्तमान में संख्या बतानी है आपको। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। क्या होगा इसका आंसर, ए, बी, सी या डी? वर्तमान में बताना है। जो भी आपने डेटा पढ़ा हुआ होगा, हो सकता है वो बहुत पुराना 2014-15 का हो सकता है, उसके बाद में तो बहुत सारे केवीके राजस्थान में और खुल गए हैं, लगभग 3-4, वो भी बताऊंगा मैं कौन कौन से खुले हैं। देखिए इसका आंसर पहले बताता हूं मैं आपको, थोड़ा सा इसके बारे में समझाना की भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी। देखिए राजस्थान में अगर वर्तमान में केवीके पूछता है तो 44, यानी कि 44 जो केवीके हैं वो राजस्थान में वर्तमान में फरवरी 2021 तक, फरवरी 2021 का डाटा बता रहा हूँ मैं आपको। फरवरी 2021 तक राजस्थान में केवीके की वर्तमान संख्या कितनी है, 44 है। आ गई बात समझ में। फिर अगर भारत में पूछ ले तो भारत में 721 है, भारत में कितनी है, 721 है। आ गई बात समझ में। अगर अब पूछा जाता है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक केवीके हैं, तो 86 सर्वाधिक केवीके किस राज्य में है, किस में हो सकते हैं, यूपी के अंदर। यूपी के अंदर सबसे ज़्यादा 86 केवीके है। आ गई बात समझ में, क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है। सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ, इसको शॉर्ट में बोला जाता है DPAP, डपाप भी इसको बोल सकते हैं। इसका मतलब ये है ड्रॉट प्रोनोन एरिया प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम कब शुरुआत हुआ था, इसका जवाब देना है। ऑप्शन नंबर 1 है आपके पास में 1929, ऑप्शन नंबर दूसरा है 1905, तीसरा है 1960 और चौथा है 1970। लाइव चैट बॉक्स में जवाब देना है आपको, ऑप्शन नंबर A, B, C या D। क्या होगा इसका आंसर, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम DPAP कब प्रारंभ हुआ, DPAP कब प्रारंभ हुआ, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम कब शुरू हुआ, ये बताना है आपको। ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास में A, B, C, D। लाइव चैट बॉक्स में जवाब दीजिए। देखिए लाइव चैट बॉक्स में जवाब थोड़ा लेट देते हो। सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम DPAP कब प्रारंभ हुआ, A, B, C या D? देखिए इसका आंसर मैं दे देता हूँ। इसका आंसर जिसने दिया है 1970, बिल्कुल सही जवाब है। जिसने 1970 इसका आंसर दिया है बिल्कुल सही जवाब है। 1970 में सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम इसकी शुरुआत हुई थी। इसको DPAP के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए कुछ और दूसरे प्रोग्राम भी शुरुआत हुए थे। 1929 में क्या हुआ था, 1929 में क्या हुआ था, ICR की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी, ICAR की स्थापना 1929 में हुई। आगे बात समझ में। 1905 में क्या हुआ था, 1905 में हुआ था आपका 1905 में क्या हुआ था, 1905 में IARI की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी, IARI की स्थापना हुई थी। आ रही है बात समझ में। और 1960 में क्या हुआ था, 1960 में बताइए क्या हुआ था। 1960 में देश का पहला, 1960 में क्या हुआ था, देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय, देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय जिसको बोलते हैं GBPUAT। इसका मतलब क्या है, गोविंद वल्लभ पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, इसकी शुरुआत हुई थी। तो ठीक है, तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट थे। आपको ICR का भी पूछा जा सकता है, आपको IARI का भी पूछा जा सकता है, GBPUAT का भी पूछा जा सकता है। GBPUAT कहाँ पर है, ये पंतनगर में। कहाँ पर है, पंतनगर। पंतनगर कहाँ पर है, उस समय जब स्थापना हुई थी तब ये यूपी में था, और अभी कहाँ पर है, अभी ये यूके के अंदर है। कहाँ पर है, यूके के अंदर है, उत्तराखंड के अंदर है। ध्यान रखना, सवाल कंफ्यूज करने के लिए आपसे पूछा जा सकता है। आ गई बात समझ में। क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से समझना है। क्वेश्चन पूछा गया है कि जलवायु शब्द किस भाषा से बना है या किस भाषा का शब्द है। जलवायु किस भाषा का शब्द है, बताइए जल्दी से। जलवायु किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन देखिए क्या है। ऑप्शन नंबर 1 है आपके पास में ग्रीक, ऑप्शन नंबर B है आपके पास में लैटिन, ऑप्शन नंबर C है आपके पास में फारसी और ऑप्शन नंबर D है आपके पास में अरबी। बताइए अब लाइव चैट बॉक्स में क्या होगा इसका जवाब। जलवायु किस भाषा से बना शब्द है, जलवायु शब्द जो है वो किस भाषा से बना है, ग्रीक, लैटिन, फारसी या अरबी।
ग्रीक, लैटिन, फारसी या अरबी? लाइव चैट बॉक्स में स्टूडेंट बहुत कम है, स्टूडेंट बहुत कम है। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करो, तभी वीडियो आपकी आगे बढ़ेगी, आगे लोगों तक पहुंचेगी। इसलिए थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है, हार्टली रिक्वेस्ट है, थोड़ा इसको शेयर करते रहो। शेयर करते रहोगे तो क्या होगा, नए नए स्टूडेंट जुड़ेंगे, आपके भी नए नए दोस्त बनेंगे। आप लाइव चैट बॉक्स में उनसे वार्तालाप कर सकते हो कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। इसके ज़्यादा बातचीत करने के लिए मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन नॉर्मल बातचीत कर सकते हो, उनसे अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो और साथ के साथ स्टडी भी कर सकते हो। इसलिए थोड़ा इसको शेयर करो। और जो स्टूडेंट अभी हाल ही में जुड़े हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। और जो स्टूडेंट पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और जो स्टूडेंट क्लास में अभी तुरंत ही जुड़े हैं उनसे भी ये कहना चाहूँगा कि लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए, आप भी कर दीजिए, ठीक है। अगले सवाल, इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए जलवायु शब्द। अब देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा कि जो जलवायु शब्द है वो किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है। जलवायु ग्रीक भाषा का शब्द है। ध्यान रखना, ग्रीक भाषा के किस शब्द से बना है, क्लाइमा शब्द से बना है। क्लाइमा, क्लाइमा का मतलब क्या होता है, क्लाइमा का बेसिकली मतलब होता है एक तो जल प्लस वायु। क्लाइमा का मतलब क्या होता है, जल प्लस वायु होता है। ध्यान रखना, क्लाइमा शब्द से मिलकर बना है आपका क्लाइमेट, ठीक है। क्लाइमेट शब्द क्लाइमा शब्द से मिलकर बना है और ये ग्रीक भाषा का शब्द है। आगे बात समझ में, अगर आपसे पूछ ले कि मानसून कौन सी भाषा का शब्द है, तो मानसून कौन सी भाषा का शब्द है, मानसून अरबी भाषा का शब्द है। आगे बात समझ में, मानसून अरबी भाषा का शब्द है, ध्यान रखना, ठीक है। लैटिन भाषा के शब्दों की क्या विशेषता होती है, जिन शब्दों के पीछे शब्दों के पीछे कल्चर लगा होता है, क्या लगा होता है, कल्चर लगा होता है, वो सारे के सारे क्या होते हैं, लैटिन होते हैं। जैसे एग्रीकल्चर, जैसे हॉर्टिकल्चर, जैसे और भी सेरिकल्चर या पिस्सिकल्चर जो भी हैं वो सारे के सारे कौन सी भाषा के शब्द होंगे, लैटिन भाषा के शब्द होंगे, ठीक है। जलवायु किस भाषा से बना है, जलवायु बना है आपका ग्रीक भाषा से। मानसून किस भाषा का बना है, मानसून बना है अरबी भाषा से। और कल्चर क्या है, कल्चर आपका बना है लैटिन भाषा से, ठीक है। आप लोग हिंदी पढ़ रहे हो, हिंदी के अगर पूछ ले तो हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो हिंदी फारसी भाषा का शब्द है, ये भी बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये हिंदी में काम आ सकता है आपके, हालांकि हिंदी में इस प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बात समझ में, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल है, ध्यान से देखना है, निम्न में से किन बादलों से लगातार भारी वर्षा होती है। क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से किन बादलों से लगातार भारी बरसात होती है। ऑप्शन देखिए क्या है। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास में निम्बस क्लाउड, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास में तीतरपंखी मेघ, ऑप्शन नंबर सी है कपासी मेघ और डी है स्त्री मेघ। जवाब दीजिए, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। निम्न में से किन बादलों से लगातार भारी बरसात होती है, निम्न में से किन बादलों से लगातार भारी बरसात होती है। आपको सिर्फ ऑप्शन टाइप करना है, ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बस इतना ही करना है। ऑप्शन टाइप करना है आपको। देखिए इसका जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा निम्बस क्लाउड। अब इस निम्बस क्लाउड का दूसरा नाम क्या है, इसको जल मेघ के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, जल मेघ के नाम से भी इसको जाना जाता है। आ गई बात समझ में। ये जल मेघ जो होते हैं ये वातावरण में कितनी ऊंचाई पर होते हैं पूछ ले अगर, तो 300 मीटर की, कितनी मीटर की ऊंचाई पर होते हैं, 300 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं, ध्यान रखना। अब इसके अलावा और भी क्वेश्चन, टोटल मैं आपको पूरा इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर ही कर देता हूँ। देखिए क्या होता है, सबसे पहले आपको ध्यान देना है, अगर आपसे पूछ ले बादल कितने प्रकार के होते हैं, तो बादल होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, बादल 4 प्रकार के होते हैं। आगे बात समझ में, चारों प्रकार आपके सामने दिए गए हैं, निम्बस क्लाउड, तीतरपंखी मेघ, कपासी मेघ और स्त्री मेघ, चारों क्लियर हैं। अब देखिए इनकी विशेषता क्या है। अगर आपसे पूछे बरसात वाले बादल कौन से हैं, तो बरसात वाले बादल कौन से हैं, आपको भी मैंने बताया बरसात वाले बादल कौन से हैं, निम्बस क्लाउड, ये क्या करते हैं, ये बरसात करते हैं या इनको जल मेघ के नाम से भी जाना जाता है। आ गई बात समझ में। दूसरा है आपका तीतरपंखी मेघ। जो तीतरपंखी मेघ होता है इसकी क्या खासियत होती है कि ये तीतरपंखी मेघ जो होते हैं ये बेसिकली सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। क्या होते हैं, तीतरपंखी मेघ जो होते हैं ये सबसे अधिक ऊंचे होते हैं, ये सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं, सबसे ऊंचे होते हैं। सबसे अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले मेघ कौन से हैं पूछ ले तो सबसे ऊंचे पाए जाने वाले मेघ हैं तीतरपंखी मेघ। फिर होते हैं कपासी मेघ। कपासी मेघ क्या करते हैं, इनकी एक आदत होती है, ये गर्जना अधिक करते हैं और बरसात कम करते हैं। आ गई बात समझ में, गर्जना अधिक करते हैं और बरसात कम करते हैं, और ये कपास के ढेर के समान दिखाई देते हैं, कपास के ढेर के समान दिखाई देते हैं, इसीलिए इसको कपासी मेघ के नाम से भी जाना जाता है। आ गई बात समझ में। और फिर उसके बाद में आता है स्त्री मेघ। जो स्त्री मेघ होते हैं ये सबसे नीचे होते हैं। स्त्री मेघ जो होते हैं ये सबसे नीचाई पर पाए जाते हैं
और ये परतदार होते हैं। क्या होते हैं? परतदार होते हैं। ध्यान रखना, पूछ ले कि परतदार बादल कौन से हैं, तो उत्तरी मेघ परतदार होते हैं और सबसे नीचे पाए जाते हैं। गर्जना करने वाले बादल कौन से? तो कपासी मेघ है। सबसे ऊंचाई पर कौन से बादल है? तो तीतरपंखी मेघ है। बरसात वाले कौन से हैं? तो निम्बस क्लाउड या जल मेघ। आ गई बात समझ में? यहाँ से एक प्रश्न पक्का पूछा जाएगा बेटा, ध्यान रखना। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो इसको शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहें, ठीक है? कमेंट करके जरूर जाना आज, ठीक है? आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया था मैं आपके लिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल है हमारा कि पत्तियों पर परत बनाने वाला रसायन है। पत्तियों पर परत बनाने वाला रसायन है। ऑप्शन देखिए क्या है। ऑप्शन नंबर देखिए क्या है। ऑप्शन 1 है आपका हेक्साडिकेनोल, ऑप्शन नंबर बी है आपका पास केआलीन चूना, सी है आपके पास में एट्राजीन और डी है आपके पास में साइकोसोल। बताइए क्या होगा इसका जवाब? बताइए इसका जवाब क्या होगा? लाइव चैट बॉक्स में आपको जवाब देना है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। देखिए क्या होगा इसका आंसर। इसका जो आंसर होगा वो इसका आंसर होगा हेक्साडिकेनोल। क्या होगा? हेक्साडिकेनोल। जो हेक्साडिकेनोल नामक रसायन होता है वो क्या करता है? ये पत्तियों पर परत बनाने का काम करता है। पत्तियों पर परत बनाने का, पत्तियों पर हमें परत क्यों बनानी है? तो पत्तियों पर परत हमें इसलिए बनानी है क्योंकि हमें वाष्पोत्सर्जन को कम करना है। किसको कम करना है? वाष्पोत्सर्जन को। वाष्पोत्सर्जन जो की क्रिया जो होती है उसको हमें क्या करना है? कम करना है। कम क्यों करना है? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? हम शुष्क क्षेत्र में खेती कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? शुष्क क्षेत्र में खेती कर रहे हैं। और शुष्क क्षेत्र में अगर पौधों के अंदर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम हो जाएगी तो हमें सिंचाई करने की आवश्यकता क्या होगी? कम होगी। आई बात समझ में? सिंचाई करने की आवश्यकता हमें कम हो जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं? हम ऐसे रसायन का छिड़काव करते हैं जो पत्तियों पर जाके क्या कर लेता है? परत बना लेता है। और परत बनाने के बाद में वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है वो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम हो जाती है। और कम होने के कारण क्या होता है? हमें हमारा जो पौधा है वो कम पानी में भी सर्वाइव कर सकता है या जीवित रह सकता है और कम पानी में भी क्या कर सकता है? उत्पादन हमें दे सकता है। आ गई बात समझ में? लेकिन इस वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए, थोड़ा मैं साफ कर देता हूं इसको। देखिए इस वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए और भी कुछ क्रियाएं की जाती है। क्या क्या क्रियाएं की जाती हैं? देखिए वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए हम और क्या क्या कर सकते हैं? हम एक क्या कर सकते हैं? पत्तियों के जो रंध्र होते हैं उसको बंद कर सकते हैं। तो पत्तियों का रंध्र बंद करने के लिए किस रसायन का इस्तेमाल किया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन में अभी अवेलेबल है एट्राजीन। एट्राजीन के अलावा और भी होते हैं। एक एट्राजीन के अलावा आप CO2 का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। CO2 के अलावा आप फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है? ये क्या करते हैं? ये रंध्र को बंद कर देते हैं। क्या कर देते हैं? रंध्र को बंद कर देते हैं। रंध्र यानी कि स्टोमेटा क्या होते हैं? रंध्र यानी कि स्टोमेटा होते हैं। आ गई बात समझ में? अगर वो आपसे पूछ ले कि प्रकाश का परावर्तन करने वाला रसायन कौन सा है, तो प्रकाश का परावर्तन करने वाला रसायन पूछता है तो इसका जवाब देना है आपको केआलीन चूना, ठीक है? केआलीन चूना के 5% का स्प्रे किया जाता है। तो ये क्या कर देते हैं? ये सीधा सीधा जो प्रकाश आता है उसका परावर्तन कर देते हैं। एक विशेष प्रकार की एक परत बना लेते हैं। वो परत उससे टकराती है। टकराने के बाद में क्या हो जाता है? प्रकाश का सीधा सीधा क्या हो जाता है? प्रकाश का सीधा सीधा परावर्तन हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा फिल्मों में, ऐसे 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 प्रकाश आता है, फिर ऐसे 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 वापस लौट जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि प्रकाश का क्या हो रहा है? परावर्तन हो रहा है। प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस में हमेशा लेके आता रहूँगा। बस आप अपना सपोर्ट थोड़ा बनाए रखें। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल है हमारा, थोड़ा ध्यान से समझना है। क्वेश्चन पूछा गया है कि शुष्क खेती में बरसात की मात्रा होती है, यानी कि जहां पर शुष्क खेती होती है मतलब कितनी बरसात की मात्रा को या कितनी बरसात को हमने शुष्क श्रेणी में रखा गया है। आ गई बात समझ में? नहीं आई? फिर से समझा देता हूं कि ये पूछना चाह रहा है कि जो शुष्क खेती है वहां पर बरसात की मात्रा क्या है, ठीक है? ऑप्शन देखिए क्या है आपके। ऑप्शन नंबर 1 है 750 mm से कम, ऑप्शन नंबर बी है 750 से 1100 mm, ऑप्शन नंबर सी है 1150 mm से अधिक और ऑप्शन नंबर डी है 1500 से mm से अधिक। जवाब देना है आपको, लाइव चैट बॉक्स में जवाब देना है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। शुष्क खेती में बरसात की मात्रा, शुष्क खेती में बरसात की मात्रा बतानी है आपको कितनी होगी। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। ए, बी, सी या डी। शुष्क खेती में बरसात की मात्रा। देखिए शुष्क खेती में बरसात की मात्रा का आंसर क्या होगा। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सीधा सीधा
जो शुष्क खेती होती है वहाँ पर बरसात की मात्रा जो होती है वो 750 मिलीमीटर से कम जब जहाँ पर बरसात हो रही है वो एरिया किस में आता है, वो एरिया शुष्क खेती में आता है। ठीक है, एक शुष्क खेती होती है, एक शुष्क भूमि खेती होती है, एक बारानी होती है। तो अगर सिर्फ शुष्क खेती का पूछते हैं आपसे तो शुष्क खेती का आपको आंसर देना है 750 mm से कम। अगर आपसे पूछ लिया कि शुष्क भूमि खेती, यहाँ पर जहाँ पर सूखी भूमि होती है, बरसात जहाँ पर शुष्क भूमि होती है वहाँ पर कितना चाहिए, तो वहाँ पर चाहिए 750 से 1100 mm। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बारानी, तो बारानी का जवाब देना है 1150 मिलीमीटर से अधिक जहाँ पर बरसात होती है वहाँ पर बारानी खेती की जाती है। जहाँ पर 750 से 1100 mm बरसात होती है, जहाँ पर 750 से 1100 mm बरसात होती है वहाँ पर क्या की जाती है, वहाँ पर शुष्क भूमि खेती की जाती है। और सिर्फ शुष्क खेती पूछता है तो 750 mm से कम। आ गई बात समझ में? अगर नहीं आई तो कमेंट करना, क्वेश्चन को मार्क कर देता हूँ मैं। ये क्वेश्चन है कि कमेंट करके बताना सर शुष्क खेती वाला वापस समझाइए, तो मैं वापस समझा दूंगा आपको। अभी कमेंट करने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि मैं आप लोगों के कमेंट नहीं देखता हूँ, मैं सीधा सीधा आपको पढ़ाता हूँ बस। मैं आप लोगों के अगर कमेंट देखूंगा तो शायद मुझे पता है कि मैं इतने अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, बता नहीं पाऊंगा। आपकी जो क्वेश्चंस हैं, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, आप कमेंट करिए। ठीक है, कमेंट करोगे तो मैं आराम से उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक, आप समझाने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल है हमारा जो आज तक का सबसे खतरनाक क्वेश्चन भी कह सकते हैं अपन, क्योंकि ये सवाल लगभग पीछे सुपरवाइज़र से लेकर जेड से लेकर और AA से लेकर AO से लेकर फर्स्ट ग्रेड टीचर के एग्जाम से लेकर जितने भी एग्जाम होते हैं उन सब में ये प्रश्न पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि सिल्ट मृदा कणों का व्यास कितना होता है। अब सिल्ट का ही नहीं पूछते हैं, बार बार सिल्ट का ही नहीं पूछते हैं, 2 3 4 मृदा के प्रकार होते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं, मैं आपको सारे बता देता हूँ। पहले आप ये बताइए इसका आंसर अगर आपको आता है तो देना है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 है 2.0 से 0.2 mm, ऑप्शन नंबर बी है 0.20 से 0.02 mm, ऑप्शन नंबर सी है 0.02 से 0.002 mm और ऑप्शन नंबर डी है 0.002 से कम। अब आपको कमेंट करके बताना है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी मृदा का क्या क्या होता है, कितने प्रकार की मृदा होती है, क्या है इनका संगठन, क्या है, क्या कैसे इनको डिवाइड किया गया है, सब कुछ बताऊंगा मैं आपको। एक बार आप इसका आंसर दीजिए, कमेंट करके बताइए मुझे, फिर अपन आगे बात करते हैं कि ये चीज़ क्या है। ठीक है, कमेंट करिए एक बार। जो इसका जवाब दे रहे हैं, देखिए जो बच्चे इसका जवाब दे रहे हैं कि सिल्ट मृदा कणों का व्यास, जो जिसने सिल्ट मृदा कणों का व्यास बताया है ऑप्शन नंबर बी वाला जिसने बताया है, बिल्कुल सही जवाब है। जिसने बी वाला बताया है 0.20 से 2.02 mm, ये बिल्कुल सही जवाब है। अब थोड़ा अपन समझ लेते हैं इस चीज़ को, तभी अपने लिए थोड़ा फायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो समझना कैसे है, देखिए थोड़ा समझना आपको ऐसे है कि जो मृदा है उसको इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस प्रणाली, थोड़ा मैं बताता हूँ आपको, देखिए थोड़ा सा आपको समझना है। जो मृदा है उसको इंटरनेशनल सॉइल साइंस ने 4 भागों में बांटा है। ठीक है, उसने इंटरनेशनल सॉइल साइंस ने उसको 4 भागों में बांटा है उसके कणों के आधार पर। ठीक है, किसके आधार पर, उसके कणों के आधार पर। कितने भागों में बांटा है, 4 भागों में बांटा है। सबसे पहले तो ये याद रखना है आपको। और इसको जो बांटा है वो कौन सी पद्धति है, वो एक वैज्ञानिक है एटरवर्ग। कौन है, एटरवर्ग, ध्यान रखना, बिल्कुल सही लिखा हुआ है एटरवर्ग। ध्यान से वापस से लिख देता हूँ, देखिए एटरवर्ग। पूछेगा वो कि मृदाकरण करने के लिए कौन से वैज्ञानिक थे, एटरवर्ग। ठीक है, ये वैज्ञानिक था, इन्होंने क्या किया, मृदा के कणों को 4 भागों में विभाजित किया। आगे बात इतनी समझ में, ये जो विभाजन की ये जो प्रक्रिया है ये इंटरनेशनल है। ठीक है, इंटरनेशनल, आगे बात समझ में, ये इंटरनेशनल है। ठीक है, ध्यान रखना। अब देखिए 2 ही प्रणाली चलती है, एक तो चलती है आपकी इंटरनेशनल, एक तो चलती है आपकी इंटरनेशनल और एक चलती है आपकी अमेरिकन। ठीक है, एक चलती है आपकी अमेरिकन। अमेरिकन को भूल जाइए, बिल्कुल कुछ किसी भी काम की नहीं है। ठीक है, आपको इंटरनेशनल को ध्यान रखना है। ठीक है, अब आपसे प्रश्न पूछेगा कि इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस के आधार पर मृदा को कितने कणों में विभाजित किया गया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 कणों में विभाजित किया गया है। 4 प्रकार के कण होते हैं। ठीक है, फिर वो आपसे पूछेगा कि किस वैज्ञानिक ने किया है, तो लिखना है एटरवर्ग। आगे बात समझ में, एटरवर्ग ने किया है। ठीक है,
एटरबर्ग ने किया है। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब देखिए कौन कौन से हैं वो कण, तो उसका आंसर देखिए क्या होगा। सबसे पहले नंबर पर आता है आपका मोटी बालू, मोटी बालू। फिर दूसरे नंबर पर आता है, फिर दूसरे नंबर पर क्या आता है, नंबर 1 पे आता है, थोड़ा मैं सही नहीं लिख पा रहा हूँ, नंबर 1 पे आता है मोटी बालू, नंबर 2 पे आता है महीन बालू, ठीक है, और नंबर 3 पे आता है सिल्ट, और नंबर 4 पे आता है आपकी क्ले मृदा। ठीक है, ये 4 प्रकार की मिट्टी होती है, 1 2 ये 3 और ये 4, ये 4 प्रकार की मिट्टी होती है। और इन चारों का जो कणों का व्यास होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, इन चारों का कणों का व्यास अलग अलग होता है। आपको ध्यान रखना है ये पद्धति कौन सी है, इंटरनेशनल पद्धति है, 4 भागों में विभाजित किया है, एटरबर्ग ने इसको विभाजित किया गया है। ठीक है, ये थोड़ी डिस्क्रिप्टिव क्लास बोर्ड पे हो सकती है, यहाँ पर नहीं हो सकती, इसलिए मैंने आपको जो मेन चीज़ थी वो बता दी। आ गई बात समझ में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल है हमारा, हाँ इसका आंसर बताना था मुझे, इसका आंसर मैं आपको बता चुका हूँ। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, दूसरा वाला आंसर इसका राइट हो जाएगा, 0.20 से 0.02 mm। क्लियर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल है हमारा, बीज अधिनियम, बीज अधिनियम कब बना। क्वेश्चन पूछा गया है बीज अधिनियम कब बना। अब देखिए बीज अधिनियम कब बना। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर 1 है आपके पास में 1966, बी है 1968, सी है 1957 और डी है 1963। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी जवाब देना है। बीज अधिनियम कब बना, 1966, 1968, 1957 या 1983। क्या होगा इसका आंसर, बीज अधिनियम कब बना, बीज अधिनियम कब बना। लाइव चैट बॉक्स में जवाब देना है, बीज अधिनियम कब बना। देखिए बीज अधिनियम की अगर बात करें तो बीज अधिनियम जो बना था वो कब बना था, बीज अधिनियम बना था आपका 1966 में। आ गई बात समझ में, 1966 में बीज अधिनियम बना था, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसके अलावा और भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बीज नियंत्रण आदेश, क्या पूछता है, बीज नियंत्रण, बीज नियंत्रण आदेश। तो बीज अधिनियम और बीज नियंत्रण आदेश दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। बीज नियंत्रण आदेश अगर पूछता है तो उसका आंसर हो जाएगा 1983। क्या हो जाएगा, 1983 में बीज नियंत्रण आदेश बना था। और अगर आपको सिर्फ और सिंपल बीज अधिनियम पूछा जाता है तो उसका आंसर हो जाएगा 1966। आ गई बात समझ में, बिल्कुल आ गई बात समझ में। तो आज थोड़ा समय की कमी है, इसीलिए मैं इसके बाद में 3-4 क्वेश्चन और पढ़ाऊँगा, बाकी नहीं पढ़ाऊँगा। तो हो सकता है कि ये लास्ट क्वेश्चन भी हो सकता है, क्योंकि मुझे अभी सडनली कहीं जाना है। तो आपको क्या करना है, आपको इस क्लास को अगर पसंद आई तो उसको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और शेयर करना है, और कमेंट करके बताना कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करना, नए स्टूडेंट हो तो। अगर आप ऑफलाइन देख रहे हो तो रोजाना शाम को 7 बजे हमारी क्लास होती है इंपीरियल एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल ठीक 7 बजे, तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लेकिन घर पर ही रहिए, क्योंकि बाहर तो कोरोना की दूसरी लहर आ चुकी है। और स्टडी करते रहिए, आपका जेट का एग्जाम, आपका एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम भी बहुत ही जल्द होने वाला है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।